आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। नमस्कार, मैं हूं पूनम कौशल, लेकर हाजिर हूं 25 जून का न्यूज पॉडकास्ट दिन भर। लद्दाख में एलएसी पर तनाव जारी, कुछ पीछे हटी चीन की सेना। लेकिन जो ज्यादा सिपाही और ज्यादा गाड़ियां गलवान घाटी के अंदर घुसने का प्रयास कर रहे थे या घुस आए थे, वो एडिशनल फोर्सेस अब 1 किलोमीटर पीछे चली गई हैं। दिल्ली अब सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित शहर, 70,000 के पार हुए मामले। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामलों ने 70,000 का आंकड़ा पार करने के बाद मुंबई जैसे शहर को भी पछाड़ दिया है। और ताकतवर होंगे पुतिन, रूस में संविधान संशोधन के लिए मतदान जारी। और वैश्विक राजनीति में भी अपनी भूमिका को फिर से स्थापित करने का प्रयास किया। और कार्यक्रम में आगे आपको सुनवाएंगे 1983 में भारत के क्रिकेट विश्व कप जीतने की कहानी। लेकिन सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्य खबरों के साथ मैं आनंद श्रीवास्तव। देश में आपातकाल के 45 वर्ष पूरा होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को कहा कि आपातकाल के दौरान लोकतंत्र के लिए लड़ने वाले लोगों को देश कभी नहीं भूल पाएगा। दिल्ली में अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए कोविड केयर सेंटर जाना अनिवार्य नहीं होगा। उपराज्यपाल अनिल बैजल अपने पुराने फैसले से पीछे हट गए हैं। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े 5 आतंकवादी गिरफ्तार किए गए हैं। सीमा विवाद के बीच भारत सरकार ने लद्दाख में एलएसी इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने पर जोर दिया है। बिहार में पिछले 24 घंटे में आंधी तूफान और बिजली गिरने के कारण 22 लोगों की मौत हो गई है। त्रिपुरा में आज गुरुवार दोपहर 3:48 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 2.8 मापी गई। केंद्र सरकार ने पैन और आधार को लिंक करने की समय सीमा 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दी है। सीबीएसई ने 10वीं की परीक्षाएं रद्द करने और 12वीं के छात्रों को 2 विकल्प देने का फैसला किया है। पहला ये कि वे अपना रिजल्ट इंटरनल असेसमेंट के आधार पर लें। दूसरा कि कोरोना के हालात सामान्य होने के बाद परीक्षा देने का विकल्प चुन सकते हैं। दुनिया भर में कोविड-19 मामलों की संख्या 95,25,000 से अधिक हो गई है। इस महामारी से अब तक 4,82,000 से ज्यादा लोगों ने दम तोड़ दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जर्मनी में मौजूद अमेरिकी सैनिकों में से कुछ को पोलैंड भेजा जाएगा। इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान क्लेयर कोनोर मेरिलबोन क्रिकेट क्लब एमसीसी के 233 साल के इतिहास में पहली महिला अध्यक्ष होंगी। वे अक्टूबर 2021 को अपना पद संभालेंगी। कोरोना वायरस के कारण इस वर्ष विश्व प्रसिद्ध बर्लिन मैराथन का आयोजन नहीं किया जाएगा। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो का शाम का न्यूज पॉडकास्ट दिन भर। मैं हूं आपके साथ पूनम कौशल। भारत और चीन के बीच लद्दाख की गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद कई दौर की वार्ता के बावजूद भारत और चीन की सीमा पर तनाव बढ़ा हुआ है। कल रिपोर्ट आई कि चीन की सेना उसी जगह तंबू गड़ा रही है जहां झड़प हुई थी। अब आज तक को पता चला है कि चीन की सेना कुछ पीछे हट रही है। अधिक जानकारी दे रहे हैं आज तक संवाददाता गौरव सावंत, जो इस समय लद्दाख में मौजूद हैं। इस समय प्रारंभिक जांच में यही पता चला है कि जब दोनों कमांडर्स की बात हुई थी 22 जून को, तब यह निर्णय हुआ था कि चीन की सेना, क्योंकि पहले वो हमारे इलाके में घुसी थी या हमारे इलाके में घुसने का उसने प्रयास किया था गलवान में, तो वो 1 किलोमीटर पीछे हटेगी और उसके बाद भारत की सेना 1 किलोमीटर पीछे हटेगी और इसको वेरीफाई किया जाएगा। यानी भारत की सेना ये देखेगी कि चीन की सेना 1 किलोमीटर पीछे हटी है। तो सेना में सूत्रों के मुताबिक अभी ये जानकारी आई है कि चीन की सेना की गाड़ियां और कुछ सिपाही, ऐसा नहीं है कि पूरी चीन की सेना 1 किलोमीटर पीछे हट गई है, लेकिन जो ज्यादा सिपाही और ज्यादा गाड़ियां गलवान घाटी के अंदर घुसने का प्रयास कर रहे थे या घुस आए थे, वो एडिशनल फोर्सेस अब 1 किलोमीटर पीछे चली गई हैं। ये एक प्रारंभिक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है चीन की तरफ से। अब चीन इसको वेरीफाई करेगा कि 1 किलोमीटर जो हमारे ज्यादा सिपाही उस क्षेत्र में थे वो पीछे हटे, और एक बार अगर दोनों एक दूसरे पर भरोसा करते हैं तो उसके बाद बाकी चीन की सेना गलवान घाटी में से पीछे हटेगी, ताकि वास्तविक नियंत्रण रेखा के
2 किलोमीटर एरिया तक, कोशिश यही होगी कि 2 किलोमीटर एरिया तक ना चीन की सेना हो ना भारत की सेना हो, और जो पेट्रोलिंग करें तो दोनों केवल पेट्रोलिंग के लिए जाए और लौटाएं, वहां पर डेरा ना डालें, ऐसा निर्णय हुआ था। लेकिन अभी ये पहला कदम उठाया गया है। ये देखना यह है कि कहीं चीन एक बार फिर भारत की पीठ में खंजर तो नहीं भोंक देता, जैसा उसने कई बार पहले किया है। इसीलिए भारत वेरीफाई देन ट्रस्ट वाले प्रिंसिपल पर आगे बढ़ रहा है। अगर ये गलवान में सफल होता है तो इसके बाद इसे पेट्रोल पॉइंट 15, 17A और फिर पेंगोंगसो या बाकी इलाकों में भी इसी प्रिंसिपल को ट्राई किया जाएगा। जानकारी दे रहे थे लद्दाख में मौजूद आज तक संवाददाता गौरव सावंत। लगातार आंखें दिखा रहे चीन ने पहले आगे बढ़ने का दुस्साहस किया और अब पीछे हटने की रिपोर्ट है। चीन के पीछे हटने की क्या वजह है और इसे कैसे देखा जाए, आज तक से बात करते हुए रक्षा विशेषज्ञ सुशांत सरीन ने कहा। देखिए, वजह तो शायद वही है जो दोनों सेना अधिकारियों के बीच में, सैनिक अधिकारियों के बीच में बातचीत हुई और उसके बाद कूटनीतिक स्तर पर भी कुछ बातचीत हुई है, शायद पॉलिटिकल लेवल पर भी कुछ बातचीत हुई है। तो मेरे ख्याल उन तीनों का मिला जुला असर है। लेकिन मेरे ख्याल अभी शादियाना नहीं बजाने चाहिए, क्योंकि जब पिछली बारी ये बात हुई थी तो उस समय भी यही हुआ था कि शुरू के संकेत यही थे कि चीनी सेना पीछे हट रही है, और उसके चंद दिनों के बाद वो जो झड़प की जनरल बख्शी बात कर रहे हैं वो झड़प हुई। तो मेरे ख्याल फूंक फूंक के कदम धरना चाहिए हमारे को, कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, ना अपनी ज्यादा छाती पीटने की अभी जरूरत है, ना छाती ठोकने की जरूरत है अभी। मेरे ख्याल भारत की जो सेना है वो संयम से और हौसले से डटी हुई है वहां पर। लेकिन देखना पड़ेगा, क्योंकि ये मामला सिर्फ गलवान घाटी का नहीं है, ये लद्दाख के और एरियाज में भी जो चीनी प्रेजेंस है उसका भी मुद्दा है। बिल्कुल, और वो भी उतने ही चिंताजनक है जितनी गलवान की जो हादसा था वो है। तो मेरे ख्याल सारे का सारा जब तक पूरा का पूरा ये जो एरिया है उसमें ये जो तनाव है ये कम नहीं होता, मेरे ख्याल तब तक हमारे को बिल्कुल डटे रहना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। और मेरे ख्याल जो हमारी एक आदत होती है, कई बारी हम वक्त से पहले अपने आप को मुबारकबाद देना शुरू कर देते हैं, उससे गुरेज करें तो बेहतर है। क्योंकि अगर चीनी जिन्होंने दिखा दिया है कि वो मकार भी हो सकते हैं और चालाक भी हैं, तो फिर मेरे ख्याल थोड़ा सा संयम रख के देखना चाहिए कि कहाँ तक बात पहुंची है। और जानकारों का यही मानना है कि ये जो डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस है ये चंद घंटों का, चंद दिनों का, शायद चंद हफ्तों का भी नहीं है, चंद महीनों का है। और धीरे धीरे करके एक एक कदम के साथ दोनों सेनाएं पीछे हटेंगी। तो भारत ये नहीं करेगा कि पूरी अपनी सेनाएं हटा लेगा ये सोचते हुए कि चीनी भी करेंगे यही काम। मेरे ख्याल बिल्कुल एक रेसिप्रोकल लेवल पे होगा। तो ये थे रक्षा विशेषज्ञ सुशांत सरीन। अब बात करते हैं कोरोना वायरस की। भारत में कोरोना संक्रमण के मामले अब 4.25 लाख के करीब पहुंच गए हैं। बीते 24 घंटों में 17,000 के करीब नए मामले सामने आए। इसी बीच केंद्रीय स्वास्थ्य अधिकारियों की एक टीम कल से गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना का दौरा करेगी और स्थानीय अधिकारियों से चर्चा करेगी। भारत में अब तक 75,60,000 से अधिक टेस्ट किए जा चुके हैं और बीते 24 घंटों में ही 2,07,000 से अधिक टेस्ट किए गए हैं। वहीं दिल्ली अब 70,000 मामलों के साथ भारत में सबसे ज्यादा मामलों वाला शहर बन गया है। दिल्ली में कोरोना वायरस को लेकर क्या है स्थिति, बता रहे हैं आज तक संवाददाता निखिल लखवानी। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामलों ने 70,000 का आंकड़ा पार करने के बाद मुंबई जैसे शहर को भी पछाड़ दिया है। दिल्ली में अब तक 2,300 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं 41,000 से ज़्यादा लोग ठीक होकर घर भी जा चुके हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में अब तक 26,000 से ज़्यादा एक्टिव केसेस हैं, जिसमें 14,000 से ज़्यादा मामले होम आइसोलेशन में हैं, यानी कि घर रहकर ही उनका उपचार किया जा रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली में लगातार टेस्टिंग बढ़ा दी गई है। बुधवार को जो टेस्टिंग की गई वो 19,000 से ज़्यादा लोगों की गई, जिसके बाद जो आंकड़े निकल के आए पॉजिटिव आंकड़े वो 3,700 से भी ज़्यादा
दिल्ली में दर्ज किए गए। जिस हिसाब से टेस्टिंग बढ़ी है, रोज़ाना ही ऐसे मामले निकलते आते रहेंगे। हालांकि जो सबसे ज़्यादा चुनौती है ऐसे समय में वो ये कि किस प्रकार दिल्ली के अस्पतालों में बेड्स की संख्या बढ़ाई जाए। हालांकि कई सारे ऐसे बैंक्वेट्स हॉल भी हैं या राधा स्वामी सत्संग हॉल जो कि छतरपुर में पड़ता है, उसको भी कोविड केयर पूरा सेंटर बनाया जा रहा है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा पेच भी कई सारी चीज़ों पर अटके हुए हैं। अगर होम आइसोलेशन की बात करें तो टकराव दिल्ली सरकार और एलजी में देखने को मिल रहा है। दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि कोई भी अब मरीज़ कोरोना वायरस का अगर निकलेगा तो पहले उसको कोविड केयर सेंटर जाना पड़ेगा। उसके बाद अगर वो सब सिस्टम पूरा अगर ठीक लगा तो उसको घर जाने वापस दिया जाएगा, नहीं तो वहीं उसको रोक लिया जाएगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि ये सुविधा ठीक नहीं है, लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाएंगे इससे, लोगों को घर पे ही रहकर उपचार दिया जाना चाहिए। लेकिन इन सब के बीच दिल्ली के जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। दिल्ली के लोगों को अब डर है कि कहीं एक ग्लोबल हॉटस्पॉट बन के आने वाले दिनों में ना उभरे। शुक्रिया निखिल लखवानी। वहीं कोरोना वायरस की वजह से ये शिक्षा सत्र बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। स्कूल खुल नहीं पाए और सीबीएसई ने इस साल की बची हुई परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया है। 10वीं 12वीं के बचे हुए पेपर्स 1 से 15 जुलाई के बीच होना प्रस्तावित थे, लेकिन छात्र और अभिभावक इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। अब सीबीएसई ने कहा है कि ये परीक्षाएं नहीं होंगी और 12वीं के छात्र चाहें तो वैकल्पिक परीक्षा दे सकेंगे। अधिक जानकारी दे रहे हैं आज तक संवाददाता संजय शर्मा। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि 10वीं के एग्जाम तो बिल्कुल नहीं होंगे और 12वीं के एग्जाम जो बाकी बचे हुए पेपर्स हैं वो तब होंगे जब परिस्थितियां अनुकूल हो जाएंगी। क्योंकि सॉलिसिटर जनरल ने हलफनामा दाखिल करने के साथ ही ये बताया कि महाराष्ट्र, ओडिशा और कई राज्य सरकारों ने पहले ही इम्तिहान ना कराने की अपनी मजबूरियां जता दी हैं। उन्होंने तय किया है कि जब परिस्थितियां अनुकूल होंगी उस समय बाकी बचे हुए पेपर्स के इम्तिहान होंगे। फिलहाल परीक्षाएं रद्द रहेंगी। 3-4 राज्यों ने तो अपने हलफनामे देकर ये अपने परीक्षा कंडक्ट करने को लेकर मजबूरी जता दी है कि वो नहीं कर पाएंगे एग्जाम कंडक्ट, क्योंकि बहुत सारे स्कूलों को कोविड केयर सेंटर में तब्दील किया जा चुका है और वहां पर कोविड के मरीज हैं। उत्तर पूर्व के छात्रों को एग्जाम के लिए आने में बहुत मुश्किल होगी क्योंकि वहां मूसलाधार बारिश का सीजन शुरू हो गया है। लिहाजा ऐसे में बहुत सारे स्कूल ऐसे होंगे जहां पर इम्तिहान के सेंटर बनाए जाएंगे। वहां पर या तो पानी भरा होगा या फिर व्यवस्था ऐसी नहीं हो पाएगी जिससे कि वहां पर शिक्षक भी जा सकें, छात्र भी जा सके और इम्तिहान दे सकें। लिहाजा बोर्ड यह है कि तमाम व्यावहारिक मुश्किलों को ध्यान में रखते हुए कि अभी इम्तिहान नहीं होंगे। शुक्रिया संजय शर्मा। आज तक रेडियो aajtak.in/radio ये हमारा पता है, लेकिन हम आपके पसंदीदा ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर भी हैं। गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन जैसे ठिकानों पर भी आप हमें सुन सकते हैं। और अगर YouTube आपकी पसंदीदा जगह है तो वहां पर भी हमें सब्सक्राइब कीजिए। आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां। कल ही विक्ट्री परेड में शक्ति प्रदर्शन करने वाले रूस में आज संविधान संशोधन को मंजूरी देने के लिए मतदान शुरू हो गया है। नए बदलाव राष्ट्रपति पुतिन को और ताकतवर करेंगे और लंबे समय तक उनके राष्ट्रपति बने रहने का रास्ता साफ करेंगे। रूस में क्या बदलाव होंगे और इसके क्या मायने हैं, बता रहे हैं हमारे सहयोगी आनंद श्रीवास्तव। एक तरफ दुनिया जहां कोरोना वायरस का मुकाबला कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कुछ राजनेता इस दौरान अपने राजनीतिक भविष्य की रूपरेखा बनाने में लगे हुए हैं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल के लिए चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, वहीं रूस में जनमत संग्रह के तहत राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी आगे की राह तलाश रहे हैं। रूस के संविधान में बदलाव को लेकर गुरुवार से वोटिंग की शुरुआत हुई। ये 1 जुलाई तक चलेगी। अगर संशोधन के पक्ष में वोटिंग होती है तो इसके कानून बनने के बाद राष्ट्रपति पुतिन अगले 2 कार्यकाल यानी 2036 तक राष्ट्रपति बन सकते हैं। व्लादिमीर पुतिन ने कुछ समय पहले संविधान में संशोधन किया था, जिसके तहत संसद को अधिक अधिकार मिलने थे। रूस में संविधान संशोधन करने के बाद जनमत संग्रह कराना जरूरी होता है। पुतिन के द्वारा इन चुनावों का प्रस्ताव जनवरी में रखा गया था, जिसे 22 अप्रैल को करवाना था, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से सब कुछ टल गया। बाल्टिक तट पर कैलिनिनग्राड से प्रशांत तक लगभग 11 करोड़ वोटर्स वोटिंग के योग्य हैं।
पुतिन का मौजूदा कार्यकाल साल 2024 में समाप्त हो रहा है। संविधान संशोधन पर विपक्षी नेता एलेक्सी नवालनी ने कहा है कि इस बदलाव के बाद पुतिन जीवन भर राष्ट्रपति बने रहेंगे। वहीं पुतिन ने कहा है कि वे रूस की स्थिरता सुनिश्चित करेंगे। इन सब के बीच पिछले 2 दशक से पुतिन का कद वैश्विक मंच पर लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बारे में हमने बात की अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार निशांत श्रीवास्तव से। 1999 के बाद से जब वो सक्रिय राजनीति में आ रहे हैं तो उनकी उपलब्धियां जब हम देखते हैं तो हमें ये दिखाई देता है, जो 1990 में ये स्थिति लग रही थी कि अब रूस उतनी बड़ी भूमिका में नहीं आ पाएगा और अकेली सुपर पावर जो है वो अकेला अमेरिका बना रहेगा, उसे चुनौती देने की स्थिति में आ गया रूस और अपनी शक्तियों को सामरिक स्तर पे भी बढ़ाया, राजनीतिक स्तर पे भी अपने जो उनके संबंध थे उनको मजबूत करने का प्रयास किया। तो आंतरिक राजनीति भी मजबूत की और वैश्विक राजनीति में भी अपनी भूमिका को फिर से अपने आप को स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने देखिए एशिया के अंदर जो विवाद थे उन विवादों को कंट्रोल करने की कोशिश की, जैसे चीन के साथ अपने विवाद खत्म कर दिए और अन्य देशों के साथ जो उनके पड़ोसी देश हैं कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, इनके साथ सहयोग के साथ आगे बढ़ने की बात की। क्रीमिया संकट से उन्होंने जूझा और उस पर विजय प्राप्त की। उस क्रीमिया वाले मामले में चेचनिया के आतंकवादी जो पूरा मामला था उस पर भी उन्होंने विजय प्राप्त की। और अब सीरिया संकट के दौरान उन्होंने अपनी सामरिक शक्ति को भी दिखाया और नाटो को ये समझाने की कोशिश की कि रसिया वो पुराना रूस उसी शक्ति को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, ये बात जताने की कोशिश की और ये बताने का प्रयास किया। और वर्तमान में रसिया का जो अपना प्रयास दिखता है कि विश्व मल्टीपोलर वर्ल्ड के रूप में कन्वर्ट हो, इस दिशा में वो आगे बढ़ सके। 15 साल तक रूस की खुफिया एजेंसी KGB के जासूस रहे पुतिन पिछले करीब 20 साल से रूस की सत्ता पर विराजमान हैं। जब वो राष्ट्रपति होते हैं तो राष्ट्रपति के पास सभी अधिकार होते हैं और जब वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो प्रधानमंत्री के पास ही अधिकार होते हैं। अब देखना होगा कि रूस की जनता क्या फैसला करती है। आनंद श्रीवास्तव, आज तक रेडियो। देश में आपातकाल लगे 45 साल पूरे हो गए हैं। इसके बहाने बीजेपी ने आज भी कांग्रेस पर खूब हमले बोले। आज तक रेडियो पर हमने भी बीजेपी के राज्यसभा सांसद और आपातकाल के बाद जनता पार्टी के नेता रहे विजयपाल तोमर से बात की। द ललन टॉप के एडिटर सौरभ द्विवेदी भी चर्चा में जुड़े। इस चर्चा में आपातकाल के बाद की राजनीति, बदलाव और सबक पर बातें हुई। विजयपाल तोमर ने कहा कि भाजपा ने आपातकाल से सीखा कि इंस्टीट्यूशंस को आजादी दी जाए और पार्टी के भीतर भी लोकतंत्र सुनिश्चित किया जाए। जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनको जो ऑटोनोमस संस्थाएं हैं, वो अपना काम पारदर्शिता से करती रहें, इंडिपेंडेंटली करती रहें, उनमें दखल ना हो, ये वर्तमान सरकार में हो रहा है। मोदी जी के नेतृत्व की सरकार सभी संस्थाओं को, जितनी संस्थाएं हैं सबको, पूरी ऑटोनोमस बॉडी हैं, उनको पूरा का पूरा पूर्ण अधिकार है, कोई दखलंदाजी नहीं हो रही है। और यही लोकतंत्र को मजबूत करने की, हमारे अंदर पार्टी में भी लोकतंत्र, आंतरिक लोकतंत्र भी, यहाँ नीचे से लगा के जो दरी बिछाने वाला है वो देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। इस पार्टी में ये नहीं है एक परिवार का ही आदमी बनता चला है। ये पार्टी कभी तानाशाह हो नहीं सकती, ना उधर सोच सकती। आपातकाल खत्म होने के बाद हुई हार के बावजूद इंदिरा गांधी की सत्ता में जल्द वापसी का कारण जब हमारे सहयोगी नितिन ठाकुर ने द ललन टॉप के एडिटर सौरभ द्विवेदी से पूछा तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। कांग्रेस को झटका लगा, लेकिन चूंकि पास फिर भी एक क्रेडिबिलिटी ये थी कि भाई मैं इतने साल प्रधानमंत्री रही और इंदिरा के साथ लोग कनेक्ट करते थे, अच्छा इनको पर्याप्त सजा मिल गई। इंदिरा बेलछी में हाथी पर सवार होकर पहुंची, इंदिरा बिहार शरीफ पहुंची, इंदिरा दूसरी जगह पहुंची, इंदिरा चिकमंगलूर से चुनाव लड़कर आई पहुंची। तो आदमी को लगा कि यार अब इनकी विच हंटिंग हो रही है। आपका सूचना तंत्र भी बड़ा मजबूत होता है। एक नेता एक बयान देता है, वो 24 घंटे के अंदर गांव की चौपालों में डिस्कस होने लगता है। तब ऐसा नहीं था। ये वो देश था जहां पे ये मान्यता चलती थी कि अरे पता है अंग्रेजों ने गोली चलाई तो गांधी जी गायब हो गए, 40 जगह प्रकट हो गए, या फलाने जी ऐसे थे। तो ये चर्चा का एक छोटा सा हिस्सा भर था। ये चर्चा विस्तार से सुनने के लिए हमारे आज तक रेडियो के पेज पर आइएगा, जहां हमने अपने दोनों खास मेहमानों से जाना कि आपातकाल के 45 साल बाद हम लोकतंत्र के क्या सबक सीख रहे हैं।
और अब बात अमेरिका की। बीते कुछ दिनों में अमेरिका में कोरोना वायरस के मामलों में बहुत तेजी देखने में आई है। कुछ राज्यों ने दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों के लिए क्वारंटीन अनिवार्य कर दिया है। स्वास्थ्य सेवाएं अब एक नई चुनौती का सामना कर रही हैं। प्रस्तुत है हमारे वरिष्ठ सहयोगी परवेज आलम की रिपोर्ट। अब से 2 महीने पहले 24 अप्रैल को अमेरिका में कोरोना वायरस फैलने के बाद सबसे ज्यादा मामले सामने आए थे। आज अमेरिका में वो रिकॉर्ड पीछे छूट गया और एक दिन में अब तक वहां सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कुल मिलाकर 37,000 सिर्फ एक दिन में। ये कल यानी कि बुधवार के आंकड़े हैं। विशेषज्ञ लगातार चेतावनी दे रहे थे, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप को जल्दी थी कि किसी तरह अर्थव्यवस्था खोली जाए, बाजार, दफ्तर, दुकानें, रेस्तरां खुलें। लेकिन अब अमेरिका सवाल कर रहा है कि किस कीमत पर। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार कोरोना कुछ राज्यों में लौट कर आया है। ये पलटवार है। तब जब लोग ये समझ रहे थे कि लॉकडाउन खत्म, कोरोना भी खत्म। फ्लोरिडा, ओक्लाहोमा, साउथ कैरोलिना और टेक्सास में कल पिछले दिनों के रिकॉर्ड टूट गए। अमेरिका के 20 और राज्यों में कोरोना के तेजी से फैलने के समाचार हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि मौजूदा आउटब्रेक पहले से ज्यादा ताकतवर है, लेकिन कुछ राज्यों में, जिनमें न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, कनेक्टिकट भी शामिल हैं, स्थिति नियंत्रण में है और इसीलिए यहां पर अमेरिका के कुछ दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई है। बाहर से आने वालों को क्वारंटीन में रखा जा रहा है। कल बुधवार तक अमेरिका में 23 लाख कोरोना वायरस इन्फेक्शन के मामले सामने आ चुके थे। 1,22,000 लोगों की मौत की खबर पक्की हो चुकी है और ये भी तब जब विशेषज्ञों के अनुसार बहुत से राज्यों में कोरोना का पीक भी नहीं आया है। ह्यूस्टन शहर से खबर है कि वहां लगभग 97% हॉस्पिटल बेड्स कोरोना के मरीजों से घिर चुके हैं। दूसरी तरफ राष्ट्रपति ट्रंप ऐसे काम कर रहे हैं जैसे कि कोरोना वायरस का खतरा कब का खत्म हो चुका है। उन्होंने पोलैंड के प्रेसिडेंट को ओवल ऑफिस में आने की दावत दी और बड़े गर्व से कहा कि कोविड के बाद ये उनके दफ्तर में पहली बड़ी मीटिंग है। कल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपोर्टर से कहा कि जल्द ही आप सबको एक बहुत ही खूबसूरत सरप्राइज मिलने वाला है और इतनी जल्दी कि आपने सोचा भी नहीं होगा। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कोरोना के और ज्यादा केसेस की खबर आने लगी। रिपोर्टर्स अभी तक शशोपंज में मुब्तला हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप किस सरप्राइज की बात कर रहे थे। शुक्रिया परवेज आलम। और अब बात क्रिकेट की दुनिया में भारत की ऐतिहासिक जीत की। साल 1983 क्रिकेट का मक्का लॉर्ड्स, नीला कोट पहने कपिल देव, हाथ में चमकता वर्ल्ड कप। ये वो तस्वीर है जो करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिल में बसी है। जब जब सामने आती है रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये इतिहास का वो पन्ना है जो जब भी पलटता है भारतीयों के सीने गर्व से चौड़े हो जाते हैं। आज 37 साल गुजरने और भारत के एक और क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत लेने के बाद भी इस जीत की याद रोमांच पैदा करती है। उस सुनहरे पल को याद करने के लिए मैंने बात की इतिहास रचने वाली उस टीम का हिस्सा रहे गेंदबाज मदन लाल से और पूछा कि पीछे मुड़कर उस दिन को याद करते हैं तो क्या ख्याल आता है। नहीं, देखिए, पीछे मुड़ के अगर ख्याल करें तो अच्छा ही ख्याल आता है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये विक्ट्री जो थी ये हमारी क्रिकेट के लिए और दुनिया की क्रिकेट के लिए सबसे बड़ी विक्ट्री थी। क्योंकि देखिए, ये अगेंस्ट ऑल द ऑड जो थे ये विक्ट्री थी, क्योंकि 1975 में और 79 में हमने एक मैच जीता था और 83 में हमने बिल्कुल वर्ल्ड कप जीता। तो ये यादें तो अच्छी हैं और मजा भी आता है और अभी भी बड़ा मजा आता है जब लोग हमें याद दिलवा देते हैं कि हाँ, आपने ये वर्ल्ड कप जीता था 83 का, आज 37 ईयर हो चुके हैं। तो ये मजा तो आता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। उस टाइम पर वेस्ट इंडीज की टीम की जबरदस्त धाक हुआ करती थी। क्या जब आप फाइनल में उतरे थे कुछ डर था, नर्वसनेस एक थोड़ी? नहीं, देखिए, एक सबसे बड़ी टीम वर्ल्ड की जो नंबर 1 पे थी और उसका डर तो नहीं होता है, ये जरूर प्रेशर जरूर होता है भाई, क्योंकि उन्होंने 2 बार वर्ल्ड कप जीत चुके हुए थे। पर इंग्लैंड की एक ऐसी कंडीशन होती है इंग्लैंड में जहां पे आप किसी को भी हरा सकते हैं, क्योंकि हमारे जो 4-5 बॉलर थे हम जो वो काफी इफेक्टिव थे इंग्लैंड में, क्योंकि वहां पे गेंद काफी मूव करता है और आपके चांसेस है उनको आउट करने के बड़ी से बड़ी टीम को। पर ये है कि ये वेस्ट इंडीज की टीम को 183 में हराना एक, मैं समझता हूँ कि ये एक करिश्मा ही था जो हमने उनको हराया है।
मदन जी, जब इंसान बहुत खुश होता है तो रोता है, अकेले में या फिर पब्लिक में भी। आप रोए थे, थोड़ा इमोशनल हुए थे उस वक्त? हाँ जरूर, जब हम ड्रेसिंग रूम में आए हैं तब एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया था। पहले थोड़ा सा शोर जरूर मचा, पर उसके बाद जब हम बैठे, जब थोड़ी सी विक्ट्री सिंक होनी शुरू हुई, तब थोड़ा सा जो था पिन ड्रॉप साइलेंस हुआ। फिर उसके बाद फिर क्योंकि ऐसा लग रहा था कि हमने कुछ ऐसा करिश्मा कर दिया है कि जो कि अनबिलीवेबल है, तो वो थोड़ा सा उसके बाद तब हम निकले हैं लाहौर से, बस उसके बाद तो फिर सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन थी लंदन में। मदन लाल जी से बातचीत का ये छोटा सा हिस्सा भर है। इसे पूरा सुनने के लिए आप आएं आज तक रेडियो की वेबसाइट aajtak.in/radio पर। बढ़ते हैं आगे। अब तक हम पढ़ते रहे हैं कि दुनिया में 7 महाद्वीप हैं, लेकिन अब वैज्ञानिकों का कहना है कि 7 नहीं, धरती पर 8 महाद्वीप हैं। ये 8वां महाद्वीप कहाँ है जो अब तक इंसानों की नजरों से ओझल रहा, बता रहे हैं विज्ञान की खबरों पर नजर रखने वाले हमारे सहयोगी ऋचिक मिश्रा। इस महाद्वीप का समुद्र के ऊपर निकला हुआ हिस्सा जो है उसको न्यूजीलैंड कहते हैं, और इस महाद्वीप का नाम है ज़ीलैंडिया। वैज्ञानिकों ने इसे 1995 में सोचा था कि ये हो सकता है। 2017 में इसकी खोज की गई और तभी इसको मान्यता दी गई कि ये धरती का 8वां महाद्वीप है। उसके बाद से इस महाद्वीप के ऊपर लगातार शोध चल रहे हैं, रिसर्च हो रहे हैं, खोजबीन हो रही है। अब वैज्ञानिकों ने सफलतापूर्वक इसके 2 नक्शे बनाए हैं, और एक नक्शा जो है वो टेक्टोनिक प्लेट्स का नक्शा है, यानी भूकंप से रिलेटेड। दूसरा है बैथीमेट्रिक, मतलब समुद्र की गहराई और उसके नीचे की अवस्थाओं को लेकर के बनाया गया एक नक्शा। ज़ीलैंडिया महाद्वीप जो है ये न्यूजीलैंड के चारों तरफ है, और ये करीब 7.90 करोड़ साल पहले जो सुपर कॉन्टिनेंट था, जो से अलग अलग कॉन्टिनेंट टूट करके बने थे, जिसे गोंडवाना लैंड कहते थे, उससे अलग हुआ था। और फिलहाल इसका क्षेत्रफल 50 लाख वर्ग किलोमीटर है, यानी भारत के क्षेत्रफल से करीब 17 लाख वर्ग किलोमीटर ज़्यादा। न्यूजीलैंड के जीएनए साइंस नाम की एक संस्था है, उसके जियोलॉजिस्ट निक मोर्टाइमर ने कहा है कि इस नक्शे ने हमें दुनिया की बेहतरीन उपलब्धि दी है। ज़ीलैंडिया प्रशांत महासागर के अंदर 3800 फीट की गहराई में मौजूद है, और इतना ही नहीं, इसकी एक पहाड़ जैसी चोटी भी दिखाई पड़ती है जो न्यूजीलैंड के पास लॉर्ड होवे आइलैंड के पास है, और इस चोटी को बॉल्स पिरामिड के नाम से जाना जाता है। यह बेसिकली एक चट्टान जैसा है, और ज़ीलैंडिया का इकलौता ऐसा सबूत है जो समुद्र के ऊपर है, बाकी की सारी चीज़ें उसकी समुद्र के नीचे है। शुक्रिया ऋचिक मिश्रा। और अब बाजार का हाल सुनते हैं हमारे मार्केट एक्सपर्ट शुभम शंकधर से। वायदा बाजार की एक्सपायरी के चलते आज भारतीय शेयर बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिला। फाइनली सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही मामूली सी गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 26 अंकों की गिरावट के साथ 34,842 के स्तर पर, और निफ्टी 16 अंकों की गिरावट के साथ 10,288 के स्तर पर बंद हुआ। एक पॉजिटिव चीज़ ये थी कि निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो आज भी 10,200 के ऊपर आई है। 10,200 से 10,400 के बीच का जो दायरा है वो ऐसा दायरा माना जा रहा है जहां पर बाज़ार को एक अच्छा सपोर्ट है। अगर 10,000 के नीचे बाज़ार टूटता है तो जो गिरावट की आशंकाएं हैं वो गहरी हो जाती है, जबकि 10,400 के ऊपर बाज़ार का टिकना शायद नई किसी तेज़ी की संभावना को बल देगा। आज के कारोबार में भी हमने देखा निफ्टी का जो दिन का हाई था वो 10,361 का था, जबकि 10,194 का लो स्तर बनाया। तो करीब 250-300 अंक का एक दायरा था जहां पर बाजार कारोबार करता दिखा। इसी तरह सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स ने आज दिन के कारोबारी सत्र में 35,081 के स्तर को छुआ ऊपर की तरफ, जबकि 34,499 का जो स्तर था वो नीचे की तरफ था। फाइनली 34,842 के स्तर पर क्लोजिंग आई है। अगर हम सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो आज आईटी, ऑयल एंड गैस, केमिकल, इंजीनियरिंग ये सेक्टर ऐसे थे जहां गिरावट देखने को मिली, जबकि बैंकिंग, ऑटोमोबाइल, टेलीकॉम, एफएमसीजी, फार्मास्यूटिकल्स ये तमाम ऐसे सेक्टर्स थे जहां आज बढ़त देखने को मिली। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो आज सबसे ज़्यादा गिरावट थी एशियन पेंट के शेयर में, जो 3% से ज़्यादा की गिरावट के साथ 1688 के स्तर पर बंद हुआ। इसके अलावा इन्फोसिस, एचसीएल टेक, ओएनजीसी, एम&एम और इंडसइंड बैंक सबसे ज़्यादा गिरने वाले शेयर थे सेंसेक्स में, जबकि सबसे ज़्यादा जो बढ़त थी वो आज आईटीसी, कोटक महिंद्रा बैंक, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज फाइनेंस और एचयूएल के शेयर में देखने को मिली। बाजार में एफआईआई की खरीदारी लगातार जारी है, जिसके चलते ये
अनुमान लगाए जा रहे हैं कि बाजार में एक नई तेजी देखने को मिल सकती है। और अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। आप अब हमें गूगल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई और जियो सावन के अलावा और भी कई ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर सुन सकते हैं। अपना फीडबैक हमें radio@aajtak.com पर जरूर भेजें। फिलहाल मुझे यानी कि पूनम कौशल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।